Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 13, that is accounting for corporation. In this video, we are going to discuss about the treasury stock. Basically, the idea about the treasury stock is that due to certain reasons, organization purchases their own stock from stock exchange. यानी जब किसी रीज़न की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने ही स्टॉक को स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ करने लग जाती है, मतलब पेप्सी ने अपने शेयर्स, उसके पता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पड़े हैं, वो अपने ही शेयर्स को परचेज़ कर ले, यानी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इन्वॉल्व हो जाए परचेजिंग ऑफ शेयर्स में, अपने ही ओन शेयर्स को परचेज़ करे फॉर सम टाइम बीइंग, यानी उन्हें हमेशा के लिए परचेज़ नहीं करने, कुछ अरसे के लिए, कुछ रीजंस के लिए, कुछ मोटिव्स के लिए, तब हम उसे कहते हैं उन स्टॉक को जो हमने अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के परचेज़ किए हैं उसे ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड दैट सर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द ट्रेजरी स्टॉक, यानी हम अपने स्टॉक को क्यों परचेज़ करेंगे. बेसिकली एक एग्जांपल सिर्फ कोट कर देता हूँ, दैट कैन बी अ रीज़न फॉर परचेजिंग द ट्रेजरी स्टॉक, एंड दैट एग्जांपल इज़ दैट हमारे PIA है, उसका शेयर क्या है, फॉर एग्जांपल $5 का है, ₹5 का है, लेकिन अब नई मैनेजमेंट आई है, नए रूल्स आए हैं, नई मतलब टेक्नोलॉजी आए हैं, नए एयरक्राफ्ट्स आए हैं, जिससे हमारी जो वर्थ है, गुडविल है ऑर्गेनाइजेशन की, मार्केट में बढ़ने के चांसेस हैं. जब हमारी गुडविल बढ़ेगी, हमारे शेयर्स मार्केट में अच्छे पैसों पे सेल होंगे, एवरीवन वुड लव टू परचेज आर शेयर. तब वही ₹5 का शेयर जो आज हम एज अ ट्रेजरी स्टॉक रीपरचेज कर रहे हैं, कल हम वही स्टॉक मार्केट में ₹12 का दोबारा री इशू करेंगे. तो ये पर्पज़ हो सकता है अपने शेयर्स को परचेज करने का. ठीक हो गया. अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल कोट किया है कि साइबर देन परचेजेस 1000 ऑफ इट्स ओन शेयर्स, यानी ये जो आपकी पेज नंबर 515 है, 515 में उन्होंने एक साइबर कंपनी के बारे में बताया कि वो 1000 शेयर्स को रीपरचेज करते हैं, परचेजेस इट्स ऑफ इट्स ओन शेयर्स फॉर $11,500. अब याद रखिएगा कि जब हम अपने कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे, तब कंपनी के ट्रेजरी स्टॉक, यानी जो हमारे कंपनी का ट्रेजरी स्टॉक है, वो एज एन एसेट डील हो रहा होगा, क्योंकि हम एक ऐसा एसेट परचेज कर रहे हैं जिसे हमने बाद में महंगे दामों में सेल कर देना है. तो वो जो एसेट जब बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और उसके बदले जो हमें कैश देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परचेज इट, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है. अब इन्होंने यहाँ पे ट्रेजरी स्टॉक एंट्री जो पास की हुई है पेज नंबर 514 पे, कि ट्रेजरी स्टॉक जब ख़रीदा 11,500 का, वो हमारा डेबिट हो गया, उसके बदले हमें कैश देना पड़ा. कैश इज़ एन एसेट, एसेट विल डिक्रीज, इट विल बी इन द क्रेडिट साइड. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे कोई एक्टिविटी हुई, हमने उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ की, और हमने क्या किया कि हमने कहा कि सर हमने अब इस स्टॉक को री इशू करना है. री इशू मीन्स हमने इसे मार्केट में दोबारा सेल करना है. जब हम इसे दोबारा सेल करने लगे, तब हमने उन 1000 शेयर्स जो हमने परचेज़ किए थे, उनमें से डिसाइड किया कि हम एट कॉस्ट सेल करेंगे. एट कॉस्ट का मतलब क्या है कि जितने का आपने सेल परचेज़ किया था उतने का ही आप सेल कर रहे हैं. तो इसमें अब हम कहेंगे सर पर डॉलर या पर शेयर प्राइस कितनी आएगी, 11,500 को डिवाइड कर दें 1000 पे, तो आपके पास $11.5 पर शेयर क्या आएगी, आपके ट्रेजरी स्टॉक की प्राइस आएगी. ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखें एट कॉस्ट हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 100 शेयर्स. 100 को $11.50 से मल्टीप्लाई कर दें तो $1150 हमारे पास क्या आएगी सेल करते वक्त. उसकी क्या कह सकते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक आपका सेल होगा मार्केट में. एट दैट टाइम कैश आपका बढ़ जाएगा $1150 से. कैसे कि हमने 100 शेयर्स को, यानी 1000 में से 1100 शेयर सिर्फ हमने क्या किए हैं, सेल किए हैं एट 11.50. कैश आपका बढ़ गया और ट्रेजरी स्टॉक आपका क्या हुआ, वो भी बढ़ गया. ट्रेजरी स्टॉक अब यहाँ पे बढ़ नहीं गया, मतलब इन द सेंस कि ट्रेजरी स्टॉक कम हो गया. हमारा जो एसेट था हमने मार्केट में सेल कर दिया है. तो ट्रेजरी स्टॉक इज एन वाज एन एसेट, एसेट विल डिक्रीज, इट विल बी इन द
क्रेडिट साइड, ठीक हो गया। उसके बाद है आपकी एक और सिचुएशन कि सेलिंग द ट्रेजरी स्टॉक अबव कॉस्ट, यानी जितने का हमने ख़रीदा था हम उससे ज़्यादा अमाउंट पे सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। इन्होंने अब यहाँ पे 11.50 हमारे पास उसकी प्राइस थी, लेकिन हम उसे $12 में सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि जब हमारा एसेट मतलब ट्रेजरी स्टॉक हम जब इशू करेंगे मार्केट के अंदर, तो हमने एंट्री क्या पास करनी होगी। हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने 400 शेयर्स के बाद डिस्कशन की हुई है, ठीक है। 1000 में से 100 शेयर्स हम पहले एट कॉस्ट सेल कर चुके हैं। अभी उन 1000 में से 400 मोर शेयर्स हम इशू कर रहे हैं अबव कॉस्ट। अबव कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि जितने का हमने परचेज़ किया था, परचेज़ कितने का किया था 11.50 का, लेकिन हम उसे सेल कितने में कर रहे हैं, $12 का सेल कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम उसे $12 का सेल करेंगे, 400 मल्टीप्लाई 12 इट विल बी 4800। कैश आपका डेबिट हो गया 4800 से, ठीक है। आपके स्टॉक की वर्थ जो है ना वो है 4600 की। क्यों? क्योंकि हमने उसे परचेज 11.50 में किया था। 11.50 को मल्टीप्लाई अगर आप 400 शेयर्स के साथ करें तो इट विल बिकम 4600। तो आपका ट्रेजरी स्टॉक क्या हुआ, वो कम हुआ विद 4600, ठीक हो गया। ये आपका एसेट, और साथ आपको कुछ एडिशनल अमाउंट मिली क्योंकि चीज़ आपने कम की ख़रीदी थी, उसे सेल ज़्यादा अमाउंट में किया। पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, कितनी अमाउंट के साथ आ रहा है, $200 के साथ आ रहा है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे आप ये देखें कि आपका $200 के साथ क्या आया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, यानी आपकी चीज़ जो थी उसकी टोटल वर्थ 4600 की थी। वाई इट वॉज ऑफ 4600 बिकॉज 400 शेयर्स को 11.50 के साथ परचेज किया था हमने, तो उसकी वर्थ 4600 की, लेकिन हम उसे सेल कितने पे कर रहे हैं, हम उसे $12 पे कर रहे हैं, यानी $0.5 पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, यानी उसकी जो कॉस्ट, इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट भी कह सकते हैं कि जिस कॉस्ट पे हमने लिया था उससे ज़्यादा पे, 400 का 0.50 किया तो हमने $200 हमारे पास क्या आया, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार आ गया। बस दैट वाज द डिस्कशन ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक इशूइंग अबव कॉस्ट, ठीक हो गया। अब हमारे पास कितने शेयर्स रह गए, 100 शेयर्स को हमने एट कॉस्ट सेल कर दिया, 400 शेयर्स को हमने अबव कॉस्ट सेल कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज़ द सेलिंग ट्रेजरी स्टॉक बिलो कॉस्ट, सेलिंग ऑफ योर ट्रेजरी स्टॉक बिलो कॉस्ट। अब बिलो कॉस्ट में क्या होगा कि आपने चीज़ कितने की ली थी, $11.50 की, ठीक हो गया, लेकिन आप उसे सेल कम प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। $11.50 पे आपने अपने शेयर को परचेज़ किया था, लेकिन आप उसे कम कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं। अब आपने कितने में मतलब उसे कितनी अमाउंट पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ साइबर सेल्स इट्स रिमेनिंग, ये आपको नज़र आ रहा है कैमरे में कि लास्ट लाइन देखें पेज 515 की, कि इफ़ साइबर सेल्स इट्स रिमेनिंग 500 शेयर्स एट $10 पर शेयर, यानी अब आप देख लें कि हमने चीज़ें कितने की परचेज़ की थी, 11.50 की, और हम उसे सेल कितने में कर रहे हैं, $10 की। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का आ रहा है, $1.50 का, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी आप ये देखें कि आपको ये लॉस मतलब एज अ लॉस डील करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ को लेके 11.50 पे आए थे, आज आप उसे सेल $10 पे कर रहे हैं, तो आपके पास जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कितने की आ रही है, $1.50 की डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात यह है कि सर इस डेफिशिएंसी को हमने डील कैसे करना है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपने प्रॉफिट्स कमाए होते हैं ना, उन प्रॉफिट्स में से हम इस तरह के लॉसेस को डील करते हैं। सर हमने यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा कमाया है, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने अबव कॉस्ट में डील किया था तब हमने $200 का प्रॉफिट कमाया था, ठीक हो गया। उस 200, अब हमारे पास टोटल लॉस कितने का आ गया, 500 शेयर्स को हम अगर $1.50 पर शेयर हमें लॉस आ रहा है, तो हमें टोटल लॉस कितने का बियर करना पड़ रहा है, 750 का टोटल लॉस बियर करना पड़ रहा है। 500 शेयर्स बाकी रिमेनिंग रह गए हैं, $1.50 पर शेयर हमें लॉस बियर करना पड़ रहा है, और $750 हमारे पास क्या आ रहा है,
$750 हमारे पास क्या आ रहा है टोटल लॉस। अब इस टोटल लॉस में $200 का जो अभी हमने क्या पेड इन कैपिटल क्रिएट किया था in excess of what that was a sort of profit for you, whenever your profit increase it was in the credit side, लेकिन अब हम इसे क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अब हम प्रॉफिट से पैसे उठा के 750 के लॉस में से कुछ डेफिशिएंसी क्लियर कर रहे हैं। तो ठीक है सर, 750 का टोटल लॉस हुआ है, 200 तो हमें जो इस पिछले वाली एंट्री, जो पहले वाली एंट्री हमने पास किया है, ये अभी हमने $200 का प्रॉफिट क्रिएट किया था। ठीक है सर, $200 से प्रॉफिट तो हम थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी प्रॉफिट लॉस की कम कर सकते हैं, बाकी 550 का लॉस हम कहाँ से बियर करेंगे? इस 550 के लॉस को हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग से बियर करेंगे। रिटेन अर्निंग का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी वो बढ़ती है, लेकिन क्योंकि हम 550 का लॉस अपनी रिटेन अर्निंग से बियर कर रहे हैं, तो इस बार वो कहाँ पे चली जाएगी? डेबिट साइड पे चली जाएगी। तो एंट्री क्या पास होगी? पहली बात है कि सर अगर $10 पे सेल कर रहे हैं तो टोटल पैसे कितने आए हमारे पास? हमारे पास कैश आया 500 शेयर्स का, $10 में सेल किया तो हमारे पास टोटल $500 का कैश आया। ये बात समझ आ गई? सर ट्रेजरी स्टॉक वॉज कंसीडर्ड एज एन एसेट, हमने कहा कि जब हम उनसे कुछ अरसे के लिए परचेज़ किया था कि हम इसे बाद में रीसेल करेंगे, वो हमारा एक एसेट था। जब हमने उस एसेट को सेल किया तो वो हमारा एसेट क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, हमारा ट्रेजरी स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया। वेन एवर इट विल डिक्रीज। सर उसकी वर्थ कितनी थी? 500 शेयर्स मल्टीप्लाई $11.50, उसकी टोटल वर्थ जो थी डेट वाज 5750, यानी आपका ट्रेजरी स्टॉक जो था वो $5750 के साथ क्या हो गया? कम हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि पेड इन कैपिटल, ये वाला पेड इन कैपिटल वाला जो अब हम क्या कर रहे हैं, इससे लॉस अपना कुछ ना कुछ बियर कर रहे हैं। अब इसे कहाँ पे लिख जाएंगे? डेबिट साइड पे। पिछली एंट्री में इसे हमने क्रेडिट साइड पे लिया था, उस वक्त ये हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था। अब यही प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पेड इन कैपिटल हमारा कम हुआ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी स्टॉक, तो 200 का डेफिशिएंसी हमें वहाँ से बियर कर ली। ठीक हो गया। सॉरी, ये 5000 आ गया। 500 मल्टीप्लाई 10, 5000, 200, ये डेफिशिएंसी 550 की डेफिशिएंसी रहती है। उससे हम क्या करेंगे? अपनी रिटेन अर्निंग को क्या करेंगे? कम करेंगे। $550 के साथ तो हमारी रिटेन अर्निंग कम हुई, एंड दैट वाज इट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक कह लें इस चैप्टर का, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग के लिए आपको जहन में कुछ चीज़ें रखनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग वाज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब इस अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में हम ये कहते हैं कि सर हमने इस साल 1000 का प्रॉफिट क्रिएट किया, बट वी डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस 1000 अमंग द शेयर होल्डर, यानी हमने इसे रिटेन्ड अर्निंग में रख लिया। ठीक है, अगले साल जो प्रॉफिट हुआ वो हमारे पास इस नेट प्रॉफिट जब हमारा नेक्स्ट ईयर का आएगा, हम उस नेट प्रॉफिट को इसमें ऐड करेंगे, यानी पिछले साल की रिटेन अर्निंग और इस साल का नेट प्रॉफिट लेट्स सपोज 2000 आया, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितने की पड़ गया? $3000 का। इस $3000 में से जब भी आप कोई डिविडेंड देंगे वो आप माइनस कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने 500 का डिविडेंड दिया, एंड रिमेनिंग रिटेन्ड अर्निंग आपकी कितनी बन गई? 2500 की। दैट वाज द सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग। Whatever will be the numericals related to the retained earning, inshallah we will discuss them when we will start the numerical discussion of this chapter. अब हमारे पास जो चैप्टर है इसमें लास्ट कुछ चीज़ें हैं अर्निंग पर शेयर की, वो अभी हम स्किप कर देंगे। प्राइस अर्निंग रेशो वो भी स्किप कर देंगे, और डिविडेंड यील्ड को भी स्किप कर देंगे। बुक वैल्यू पर शेयर, क्योंकि रेशो एनालिसिस हैं, दैट विल बी द डिस्कशन ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम इसे अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, यहीं पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के हवाले से। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम ऑन पेज नंबर 521 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल गिव यू द इंटायर आइडिया अबाउट द इंटायर चैप्टर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बेल्टन कॉर्पोरेशन बिगेन ऑपरेशन ऑन January 1st 2008। द फॉलोइंग transactions related to stockholders equity occurred in first 2 years of the company operation। उन्होंने कहा 2 सालों की कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, आप इन्हें हमें परफॉर्म करके दें। पहली चीज़ उन्होंने क्या पूछी है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ऑथराइज्ड, हमने ऑथराइज कराए हैं 2 million शेयर्स ऑफ $5 पार वैल्यू
कॉमन स्टॉक एंड 1 lakh शेयर्स ऑफ 100 पार वैल्यू 10% कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। कम्युलेटिव का मतलब क्या आ रहा है कि यू विल हैव टू गिव द डिविडेंड एवरी ईयर। इफ इन फर्स्ट ईयर यू विल नॉट बी एबल टू गिव द डिविडेंड, यू विल हैव टू गिव द डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। कम्युलेटिव का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर एक साल डिविडेंड नहीं दे पाते, अगले साल आपने वो डिविडेंड लाजमी देना है। ठीक हो गया। उसके बाद है इशू 2 लाख शेयर। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी? पहली बात है कि हमने इशूड किए हैं 2 मिलियन शेयर $5 के, तो आपके पास 2 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 1 2 3, 2 मिलियन में 6 zeros मल्टीप्लाई 5, इट विल बी नियर अबाउट 10 मिलियन। ठीक हो गया। 10 मिलियन के हमारे पास क्या आ गए? कॉमन शेयर्स आ गए $5 पार के हिसाब से, और हमने 1 लाख शेयर्स जिनकी टोटल वर्थ थी $100 की, तो यहाँ पे तकरीबन सॉरी आपकी पार वैल्यू कितनी है? $5। अब इन्होंने यहाँ पे ना कुछ एम्बिगुअस स्टेटमेंट कर दिया। 100 शेयर्स आपने इशू किए हैं, 2 मिलियन शेयर। एक मिनट में इसकी है ना आपको स्टेटमेंट का समझा देता हूँ। पहले तो बात है कॉमन स्टॉक हमारे पास कितने हैं? $5 के हिसाब से 2 मिलियन के हिसाब से 10 मिलियन हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है मेरे ख्याल से। ऑथराइज 2 मिलियन शेयर्स ऑफ $5 पार वैल्यू। ठीक हो गया। 2 मिलियन शेयर्स हैं, हमने मल्टीप्लाई 5 किया है, तो नियर अबाउट 10 मिलियन हमारे पास उसकी अमाउंट आ गई। ऑथराइज्ड 1 मिलियन ऑफ $5 पर एंड 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 पर। अच्छा सही है, समझ आ गई। हम गलती एक कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने इशुएंस का वर्ड नहीं किया, ऑथराइज द इशुएंस ऑफ, यानी यहाँ पे ऑथराइजेशन की एंट्री है। ऑथराइजेशन की कोई एंट्री नहीं होती। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट डिस्कशन वी डिड इन द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर कि ऑथराइजेशन क्या होता है। कि हम रजिस्ट्रार के पास गए, हमने रजिस्ट्रार से कहा कि सर हमने ये पैसे ये शेयर्स को इशू करने उसे रजिस्ट्रेशन हमें कर दें, वो रजिस्ट्रार ने हमें रजिस्ट्रेशन करके दे दी। इसके अलावा ऑथराइजेशन में कोई एक्टिविटी नहीं होती। ठीक हो गया। तो हमने ऑथराइज कराया, वो देखो जनवरी 1 की उन्होंने कोई एंट्री पास नहीं की, जनवरी 2 से स्टार्ट किया। तो ऑथराइजेशन हमने 2 मिलियन कॉमन शेयर्स की है एंड 1 लाख प्रेफर्ड शेयर्स की किया, तो कोई इसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आ जाए इशूड 2 लाख कॉमन शेयर्स फॉर $12। कितने की अमाउंट है? $5 उसकी पार वैल्यू है, लेकिन हमने उसे सेल कितने की किया है? $12 पे किया। तो $7 क्या आ रहा है आपके पास? पेड इन कैपिटल आ रहा है। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो दोबारा इस बात को समझें कि हमने 2 मिलियन यानी 20 लाख शेयर्स को हमने क्या किया हुआ है? ऑथराइज कराया है। उनमें से अब हमें फ़िलहाल हम सिर्फ 2 लाख शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है। इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर $12 पार कैश पर शेयर। पार वैल्यू कितनी है? $5। सेल कितने में कर रहे हैं? $12, यानी $7 हमारे पास क्या आ रहा है? $7 हमारे पास क्या आ रहा है? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार का आ रहा है। अब यहाँ पे इनकी एंट्री पास करें। 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई $7 करेंगे तो इट विल बी 14 लाख। 2 लाख मल्टीप्लाई 5 करेंगे इट विल बी 1 मिलियन। ठीक है, यानी 10 लाख, और ये दोनों को प्लस करें तो टोटल पैसे हमारे पास 2 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई $12 पे करेंगे तो 24 लाख का हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद अगली एंट्री देखें। इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इन एक्सचेंज फॉर बिल्डिंग वैल्यू 8,20,000 एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वैल्यू 3,80,000। अब हमने ये बात डिस्कशन पहले ही कर रखी थी कि जब भी हम किसी को पैसे की जगह हम कहें ना हमने अपने शेयर्स इशू करना है, वो दैट पर्सन मे डिमांड द कैश, वी मे डिमांड द कैश। लेकिन अगर वो पर्सन हमें कहे कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, हम उसे कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप हमें अपने वो ना दें, पैसे ना दें, आप उसके बदले कुछ और चीज़ें हमें एज एन एसेट दे दें। तो उस बंदे ने हमें क्या ऑफ़र किया है? बिल्डिंग ऑफ़र किया है जिसकी वर्थ 8,20,000 की है। ठीक है। और उस बंदे ने हमें मर्चेंडाइज दिया जिसकी वैल्यू अमाउंट 3,80,000 की है। ठीक है। 8 लाख एंड 3 लाख 11 लाख, 11 एंड इट विल बी 12 लाख। टोटल जो एसेट्स उसने हमें दिए हैं वो हमें 12 लाख के दिए हैं। तो हमारे एसेट्स में बिल्डिंग और मर्चेंडाइज बढ़ जाएंगे। ये दोनों एसेट्स हैं, दोनों बढ़ गए। यहाँ पे आप देखें बिल्डिंग और मर्चेंडाइज आपकी क्या हो गए हैं? बिल्डिंग और मर्चेंडाइज आपके क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। कितने की अमाउंट के साथ? 8,20,000 एंड
80,000 के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो हमने उन्हें शेयर्स दे रहे हैं, कितने शेयर्स दे रहे हैं? 1 लाख शेयर्स। हम उन्हें 1 लाख शेयर्स दे रहे हैं जिसकी वर्थ कितनी है? $5 पर शेयर। तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी दे रही है? हम उन्हें 5 लाख की दे रहे हैं, जबकि वो हमें जो टोटल चीज़ें दे रहे हैं वो कितने की है? 12 लाख की दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे 7 लाख का आपके पास क्या आ रहा है? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक। 7 लाख का पेड इन कैपिटल आ रहा है और 5 लाख का आपका कॉमन स्टॉक जा रहा है। तो ये कॉमन स्टॉक आपका 5 लाख है और पेड इन कैपिटल आपका 7 लाख है। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने एक और डिस्कशन की थी आपसे कि कभी कोई बंदा हमें आके सर्विसेज दे देता है, यानी कोई, मैंने कंपनी के लिए एक ऑडिटर को बुलाया था, ऑडिटर ने आके कंपनी के लिए बहुत सारा काम किया। ऑडिटर जाते हुए उसने अपनी फ़ीस बताई। मैंने कहा कि सर हमारे पास कैश नहीं है टू ऑफ़र यू, लेकिन उस कैश के बदले अगर हम आपको अपना शेयर्स दे दें, अपना कैपिटल दे दें, स्टॉक दे दें, तो आप लोगे? उसने कहा हाँ ठीक है। तो वो पैसे जो होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि ऑडिटर ने अपनी सर्विसेज दी हैं। ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक इशू हो जाएंगे उस बंदे को। अब उन्होंने, हमने कितने इशू किए हैं? इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक इन, ये हो गया। पेड 10,000 कैश टू द कंपनी फाउंडर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। ये कुछ और बात कर रहे हैं, वो मेरी एग्जांपल अभी इस पर आप भूल जाएं। जनवरी की 4 में वो कहते हैं कि पेड 10,000 कैश टू कंपनीज फाउंडर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। हमने उनके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ काम किए हैं फाउंडर्स ने, उनके लिए कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें पे किया। ठीक हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे विद 10,000, और ऑर्गेनाइजेशन का कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा विद 10,000। ठीक हो गया। इसके बाद आप देखें 12,000 शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है, देखें कि इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक फॉर $110 कैश पर शेयर। कितने का प्रेफर्ड स्टॉक इशू हमने रजिस्टर करवाया था? $100 का, लेकिन उसे हम कितने में सेल कर रहे हैं? $110। तो पेड इन कैपिटल कितने का आ गया? तकरीबन $10 का। 110 में से $100 जो उसकी पार वैल्यू है वो माइनस करें तो $10 पेड इन कैपिटल। तो अब हमारे पास 12,000 है, 12,000 शेयर्स हैं। तो प्रेफर्ड कैश हमारे पास कितना आएगा? 12,000 शेयर्स को अगर हम $110 के साथ इशू करें, प्रेफर्ड स्टॉक कितने का इशू हो रहा है? 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई $100। पेड इन कैपिटल कितने का हो रहा है? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर प्रेफर्ड स्टॉक कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई $10। तो इट विल बी नियर अबाउट 1,20,000। इसका आएगा ये 12 लाख। ठीक है। अब 12 लाख एंड 1 लाख 13,20,000 नियर अबाउट हमें क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा बाय इशूइंग द प्रेफर्ड स्टॉक। कैश हमारा 13,20,000 के साथ बढ़ जाएगा। कैश हमारा इतने से बढ़ जाएगा, प्रेफर्ड स्टॉक हमारा 12 लाख से बढ़ जाएगा, एंड पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर प्रेफर्ड स्टॉक कितने का बढ़ जाएगा? 1,20,000 के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट ईयर में इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर $15। उसकी वैल्यू कितनी है? $5। हम कितने में इशू कर रहे हैं? $15। तो दोनों में फ़र्क कितने का आ रहा है? $10। डेट $10 विल बी द पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। तो अब हम क्या करते हैं? इसकी एंट्री पास करते हैं कि कैश हमारा क्या हो रहा है, कितने शेयर्स हमने इशू कर रहे हैं? 1 लाख शेयर्स को। 1 lakh shares with $15, it will be 15 लाख। कॉमन स्टॉक हमारा बढ़ गया। ठीक है। कॉमन स्टॉक कितने में से बढ़ जाता है? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई $5, इट विल बी $5 लाख। और पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर कॉमन स्टॉक 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई $10, इट विल बी 10 लाख। ठीक है। तो बस ये हमारी एंट्रीज पास हो गई फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम। इसके बाद जो फर्दर एक्टिविटीज़ हैं वो फ़िलहाल हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराना था अपनी एंट्रीज़ के हवाले से। हम जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, उसमें हम सारे न्यूमेरिकल्स को फिर डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।
By the way, it is the end of this chapter. Till then, Allah Hafiz.